मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज हम लोग दहन ऊष्मा या दहन एंथैल्पी के विषय में हीट ऑफ कम्बशन या एंथैल्पी ऑफ कम्बशन के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग दहन या कम्बशन क्या है। दहन जिसका मतलब जलना होता है। किसी पदार्थ को वायु या ऑक्सीजन के आधिक्य में जलाने पर वह पदार्थ वायु की ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तथा इस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस क्रिया को ही दहन कहते हैं। जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो जलने के पश्चात ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा उत्पन्न होने की क्रिया को ही कम्बशन या दहन कहा जाता है। किसी यौगिक के एक मोल को ऑक्सीजन अथवा वायु के आधिक्य में पूर्णतः जला देने की क्रिया में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे उस यौगिक की मानक दहन ऊष्मा कहते हैं। यहाँ पर मानक दहन ऊष्मा को परिभाषित किया गया है बशर्ते कि सभी अभिकारक तथा उत्पाद अपनी मानक अवस्थाओं में उपस्थित हों। किसी पदार्थ के दहन में सदैव ऊष्मा उत्सर्जित होते हैं, अतः दहन एंथैल्पी का मान सदैव ऋणात्मक होता है। यदि ऊष्मा उत्सर्जित होगा तो एंथैल्पी का मान ऋणात्मक होगा और यदि ऊष्मा अवशोषित होगा तो दरअसल अभिक्रिया की ऊष्मा बढ़ रही है, इसलिए उसका मान धनात्मक होगा। जैसे कार्बन सॉलिड सी सॉलिड जब हाफ मोल ऑक्सीजन गैस से क्रिया करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस बनता है। इस प्रक्रिया में डेल्टा CH यानी कि डेल्टा कम्बशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कम्बशन जो है वो -110.5 किलो जूल होगा। जब यह कार्बन सॉलिड परमाणु ऑक्सीजन के 1 मोल से क्रिया करता है तो CO2 गैस का निर्माण होता है। इस कंडीशन में एंथैल्पी ऑफ कम्बशन का मान -394.12 किलो जूल के बराबर होगा। अर्थात यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है तो उसमें 394.12 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित होगा, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने में 110.5 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। यहाँ पर दिखाया गया है कि प्रथम अभिक्रिया में कार्बन का अपूर्ण दहन हो रहा है। कार्बन का पूर्ण दहन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ही बन रहा है, जबकि पूर्ण दहन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जा रहा है, जबकि द्वितीय प्रक्रिया में कार्बन का पूर्ण दहन हो रहा है। अतः कार्बन की दहन एंथैल्पी क्रमशः 110.5 किलो जूल व 394.12 किलो जूल होगा। अब यहाँ पर CH4 का दहन दिखाया गया है, मीन्स मेथेन का दहन किस प्रकार होता है। मेथेन CH4 जब 2 मोल ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो CO2 + 2H2O बनता है। तो हीट ऑफ कम्बशन 890.3 किलो जूल दिखाया गया है। अब आगे चलते हैं कि हीट ऑफ कम्बशन, यहाँ पर अन्य अभिक्रियाओं के हीट ऑफ कम्बशन आपकी मानक दहन ऊष्मा के मान दिखाए गए हैं। ये एथिल अल्कोहल है। एथिल अल्कोहल आपका लिक्विड स्टेट में होता है। ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं के साथ क्रिया करके 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 3 मोल H2O बनाता है और इस कंडीशन में हीट ऑफ कम्बशन या एंथैल्पी ऑफ कम्बशन की मान आपका 1367.4 किलो जूल है। मीन्स 1367.4 किलो जूल ऊष्मा आपकी निर्मुक्त होगी। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है बेंजीन C6H6 बेंजीन जब 15/2 मोल O2 के साथ क्रिया करता है तो 6 मोल CO2 + 3 मोल H2O बनता है। इस कंडीशन में हीट ऑफ कम्बशन आपको -3268 माने -3268 किलो जूल ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। अगला यहाँ ग्लूकोज को अपघटित करवाया जा रहा है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज अणु ग्लूकोज C6H12O6 अणु जब 6O2 से क्रिया करता है तो 6 CO2 + 6 H2O का निर्माण हो रहा है और हीट ऑफ कम्बशन यहाँ पर 2900 किलो कैलोरी दिखाया गया है, किलो जूल। 2900 किलो जूल आपका हीट ऑफ कम्बशन है। जब सुक्रोज का अपघटन हो रहा है
तो सुक्रोज C12H22O11 ये सॉलिड स्टेट पर होता है। 12O ऑक्सीजन अणु के साथ क्रिया करता है और ऑक्सीजन करने के पश्चात 12CO2 प्लस 11H2O बन रहा है और हीट ऑफ कम्बिशन -5645 किलो जूल उत्सर्जित हो रही है। अब हम लोग यहाँ पर भोजन तथा ईंधन का दहन, भोजन जो प्राणी, समस्त प्राणी जीव जगत आपके भोजन ग्रहण करते हैं उनका दहन किस प्रकार होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है। कम्बिशन ऑफ फूड्स एंड फ्यूल्स, सभी जीवित प्राणी अपने शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सभी जीवित प्राणियों को अपने शरीर को संचालित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भोजन पर निर्भर होते हैं। समस्त जीवधारी भोजन पर निर्भर होते हैं। हम मनुष्यों को भी अपने विभिन्न दैनिक क्रियाकलापों के लिए काफ़ी 1000 से 8700 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम इस ऊर्जा की आपूर्ति मुख्य रूप से भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट तथा वसाओं से करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के अपघटन से हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ग्लूकोज तथा उनके व्युत्पन्न के रूप में वियोजित हो जाते हैं। रुधिर हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है इस ऊर्जा को, जहां उसका मंद दहन होता है, धीमी गति से होता रहता है अनेक चरणों में, और ये मंद दहन चरणों में संपन्न होती है। और ये मंद दहन के फलस्वरूप, इस मंद दहन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे ग्लूकोज C6H12O6 का जब अपघटन होता है 6O2 के साथ दहन की क्रिया होती है तो 6CO2 प्लस 6H2O बनता है और -2900 किलो जूल 2900 किलो जूल के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे इसका अपघटन की और प्रक्रिया को विस्तार से दिखाया गया है। इसमें इस ऑक्सीकरण की क्रिया, ऑक्सीजन लेने की क्रिया, ऑक्सीकरण, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। प्रक्रिया को भोजन का दहन कहा जाता है तथा एंजाइमों की उत्प्रेरण क्रिया द्वारा शरीर के ताप का ही होता है, शरीर के ताप पर ही संपन्न होती है। शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के अतिरिक्त हमें अनेक कार्यों जैसे भोजन पकाना, वाहन चलाना आदि के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा को हम ईंधनों के दहन से प्राप्त करते हैं। जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं भोजन ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इस ऊर्जा को ईंधनों के दहन से प्राप्त करते हैं। जैसे भोजन पकाने के लिए हम कुकिंग गैस का प्रयोग करते हैं जिसका मुख्य घटक N-ब्यूटेन आइसोब्यूटेन होता है। दहन पर संपन्न होने वाली क्रिया इस प्रकार है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। C4H10 ये ब्यूटेन है, 13/2 O2 गैस से क्रिया करके 4CO2 प्लस 5H2O का निर्माण करता है और -33,190 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। अर्थात यदि ब्यूटेन के या LPG गैस के 1 मोल का अपघटन होगा तो -31.90 किलो जूल ऊर्जा उत्सर्जित होगी। यहाँ माइनस चिन्ह यह दिखाता है कि ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, ना कि ऊर्जा अवशोषित हो रही है। तो आज की डेट में हम लोगों ने दहन ऊष्मा से संबंधित बातों को पढ़ा। मिलते हैं अगले टर्न में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।